ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज मैं और सीएमए राहिल भैया मिलकर आपके साथ करने वाले हैं एबीसी एनालिसिस फॉर योर सीएमए इंटर एफएमडीए एंड ओएमएसएम। जैसा कि आप अगर हमारा यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस ऑलरेडी कुछ समय पहले आप लोगों को दिया जा चुका है। राहिल भैया ने बहुत बढ़िया से आपका एक्सप्लेन कर दिया था कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, और उसके हिसाब से आई होप आपने अपना प्रिपरेशन को प्लान कर लिया है। और ओएमएसएम के लिए वैसे तो मैंने भी एक वीडियो पहले बनाया था टू शो यू हाउ टू डू एबीसी एनालिसिस, ठीक है। तो वो वीडियो कौन सा था मैं दिखा देता हूँ आपको, वो है ये वाला। अब इस वीडियो को आप अगर सुन लोगे तो आपको हर सब्जेक्ट का खुद से करना आ जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको वापस से ओएमएसएम का एबीसी एनालिसिस दिखाऊंगा। तो लेट्स बिगिन विथ एफएमडीए एनालिसिस। तो पूरा ध्यान से सुने और हड़बड़ में नहीं रहें कि ये नोट्स कहाँ से मिलेगा, पहले समझ लें, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर ये पूरा एनालिसिस को डाउनलोड भी कर ले। बट बिना समझे आप डाउनलोड करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे इसके पीछे क्या मेहनत किया हुआ है। तो नाउ राहिल भैया प्लीज एक्सप्लेन देम दिस एफएमडीए एनालिसिस फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमसीक्यू एनालिसिस की। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जून 23 के बाद हमारा पेपर पैटर्न बदल गया था, तो जून 23 का पेपर पैटर्न को हम उतना कंसिडर नहीं करेंगे, उसके ऑनवर्ड्स हम पेपर पैटर्न को कंसिडर करेंगे। तो दिसंबर 23 ऑनवर्ड्स क्या क्या चैप्टर्स से एमसीक्यू बने हैं? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर जून 24 में देखिए अगेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एमसीक्यू आया है। दिसंबर 24 में नहीं आया है, बट जून 25 में अगेन आया है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो एक एमसीक्यू हमारा बनेगा ही। फिर फंडामेंटल्स ऑफ एफएम की हम बात करें, जून 23 में 2 आया, दिसंबर 23 में 1 आया, दिसंबर 23 में एक और आया, 2 आए। अगेन जून 24 में 2 एमसीक्यू फंडामेंटल्स ऑफ एफएम के। फिर दिसंबर 24 में 1 एमसीक्यू, जून 25 में अगेन 2 एमसीक्यू। तो 1 से 2 एमसीक्यू, ज़्यादातर 2 ही एमसीक्यू फंडामेंटल्स ऑफ एफएम से आते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। रेशियो से दिसंबर 23 में 1 एमसीक्यू हमारा बना, जून 24 में अगेन 1 एमसीक्यू बना, दिसंबर 24 में 2 एमसीक्यू बने, और जून 25 में अगेन 1 एमसीक्यू बना। तो फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस से भी कंफर्म है कि 1 एमसीक्यू आएगा। इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन एफएम में 1 एमसीक्यू दिसंबर 23 में, एक और एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू। फिर जून 24 में अगेन 2 एमसीक्यू, दिसंबर 24 में 1 एमसीक्यू, और हमारा जून 25 में अगेन 2 एमसीक्यू। तो ज़्यादातर 2 एमसीक्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन एफएम से भी आते हैं। अब लेवरेज की बात करें तो देखिए, लेवरेज में दिसंबर 24 में 2, जून 24 में हालांकि एक भी एमसीक्यू लेवरेज से आया नहीं, जून 25 में भी 1 लेवरेज से एमसीक्यू आया। तो चांसेस है कि लेवरेज से भी 1 एमसीक्यू तो आना है। अब डीए की बात अगर हम करें तो डीए में हर साल 3 एमसीक्यू, हर पैटर्न में, हर पेपर में 3 एमसीक्यू आते हैं डीए से। जून 24 में अगेन 3 एमसीक्यू, दिसंबर 24 में अगेन 3 एमसीक्यू, जून 25 में अगेन 3 एमसीक्यू। अब डिविडेंड डिसीजंस की अगर हम बात करें, दिसंबर 23 में एक क्वेश्चन आया डिविडेंड डिसीजन से, जून 24 में अगेन एक और आया, दिसंबर 24 में एक और आया, और जून 25 में भी 1 एमसीक्यू आया। तो डिविडेंड डिसीजन से भी 1 एमसीक्यू तो आता ही है। तो अगर हम समराइज करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल से हमारे 2 एमसीक्यू बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन एफएम से भी 2 एमसीक्यू बनेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से भी 2 एमसीक्यू बनने हैं, रेशियो से 1 एमसीक्यू बनेगा, डिविडेंड डिसीजन से 1, कैपिटल स्ट्रक्चर से 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 1, लेवरेज से 1, कैपिटल बजटिंग से 1, और डीए के 3 एमसीक्यूज तो आएंगे ही आएंगे। तो ये हो गया हमारा एमसीक्यू पार्ट पूरा। तो आपको ये पता चल गया कि किन किन चैप्टर्स में से आपको पढ़ना है।
ये मेन है आपको दोस्तों, ये स्नैपशॉट ध्यान रखना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, वर्किंग कैपिटल कर लेते हैं, रेशियो कर लेते हैं, डिविडेंड कर लेते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लेते हैं, लिवरेज कर लेते हैं, कैपिटल बजटिंग करते हैं। डीए और ये छूट जाता है, ये पर्टिकुलरली छूट जाता है। तो आप ध्यान देना कि ये 3, 2, 5 और 2, 7, ये 7 MCQ छूटने नहीं चाहिए आपको। कम से कम इस 30 मार्क्स में 24 तो मिनिमम उठाना है, ठीक है। यानी आपको 12 क्वेश्चन तो राइट करने ही है। और यहाँ पे देखिए 2, 2, 4 और 3, 7 अगर छूट गए, ठीक से प्रिपेयर नहीं किया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये थियोरेटिकल है पूरा और अच्छे से करना ही करना है, राइट। बाकी प्रैक्टिकल मान लिया कि आपका बहुत अच्छा और उसमें आप फुल मार्क्स उठाएंगे। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों के कंफर्ट के लिए हमने ऑलरेडी एक FMDA का MCQ रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें आज तक जितने भी MCQs इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं उन सबको मैंने कंपाइल करके रिकॉर्ड कर दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और उससे 24 मार्क्स आपके गारंटीड हो जाएंगे एकदम। बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में। तो आप नॉर्मली पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट करके, जब होता है ना लास्ट रिवीजन कर रहे हो, तब उस MCQ रिवीजन वीडियो को देखिएगा। और ये YouTube में पूरा फ्री है, सबके लिए ओपन है, राइट। तो अब हम बात करते हैं पेपर एनालिसिस की, डिस्क्रिप्टिव पार्ट। वाह वाह, क्या रंग बिरंगा एनालिसिस है। क्वेश्चन नंबर 2A, देखिए हर साल क्वेश्चन नंबर 2A जो रहता है वो हमारा इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट का रहता है और थ्योरी क्वेश्चन रहता है। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, फिर नेक्स्ट में प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल पेपर, अगेन रिपीट हुआ प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। तो एक क्वेश्चन थ्योरी का आना इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट से। क्वेश्चन नंबर 2B जो है हमारा, वो हमारा DA का पार्ट है। डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग का क्वेश्चन है। प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस आया, अगेन डेटा माइनिंग के बारे में आया, फिर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आया, फिर प्रेडिक्टिव एनालिसिस आया। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टर्म में डायग्नोस्टिक एनालिसिस आ जाए, बट कोई श्योरिटी नहीं है। बट आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग में से ही आएगा, चैप्टर तो यही है। लेकिन टॉपिक हर बार अलग अलग है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जो पास्ट में आया बस वही पढ़ लो और वही आने वाला है, तो थ्योरी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चैप्टर सेम है बट टॉपिक हर बार अलग है। तो एग्जैक्टली इससे क्या पता चल रहा है कि आपको वो पढ़ना है जो अभी तक नहीं आया है, ओके। जैसे क्या बताया था आपने, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, तो वो बहुत हॉट हो रखा है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3A। हर साल क्वेश्चन नंबर 3A जो रहता है वो रेशियो से पूछा जाता है। कभी करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, सन्ड्री डेटर्स, कुछ भी निकालने पूछ सकता है। बट क्वेश्चन किसका रहेगा? रेशियो का रहेगा। हर साल क्वेश्चन नंबर 3A जो रहता है वो रेशियो का रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3B, हर समय या तो फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछा जाता है। एक बार उन्होंने ऑल्टमैन जेड स्कोर से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो अगेन हो सकता है कि ऑल्टमैन जेड स्कोर आ जाए। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि जेड स्कोर के अलावा और भी जो स्कोर्स हैं, एम स्कोर है और पियो ट्रस्ट की स्कोर है, जो एफ स्कोर होता है, वो भी आ जाए। आप स्कोर को कंप्लीटली इग्नोर करके जाओगे तो फिर एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ये नहीं बोल रहा है कि जो मैंने पूछा वही पूछूंगा, वो कुछ नया भी पूछ सकता है, ठीक है। तो डोंट जस्ट लीव द टॉपिक, उसको भी ऐसा प्रिपेयर करो कि उससे कुछ आया तो कर लें, ओके। क्वेश्चन नंबर 4A, ये हमारा कॉमन साइज कंपैरेटिव का क्वेश्चन रहता है और हर ऑल्टरनेट टर्म्स में चेंज हो जाता है। जैसे दिसंबर 23 में कॉमन साइज आया तो जून 24 में कंपैरेटिव आया, फिर दिसंबर 24 में कॉमन साइज आया, जून 25 में कंपैरेटिव आया। तो अब चांस क्या है? कॉमन साइज। अच्छा, फंड फ्लो कैश फ्लो में भी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर, फंड फ्लो कैश फ्लो में ऐसा नहीं हो रहा है। फंड फ्लो एक बार आया, फिर कैश फ्लो आया, फिर ऑल्टमैन जेड स्कोर आया, फिर अगेन कैश फ्लो आया। बट हो सकता है फिर फंड फ्लो आ रहा हो, पॉसिबल है, हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4B, हर बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। क्या कंप्यूट करना है हमें? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों सही, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू। पहले तो दोनों टर्म में बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों आए, लेकिन बाद के टर्म्स में एक बार बुक वैल्यू आया, एक बार मार्केट वैल्यू आया। तो क्या आएगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम दोनों पढ़ेंगे, बुक वैल्यू भी मार्केट वैल्यू भी। बेसिकली इसमें आपको हर तरह का
कॉस्ट निकालना आना चाहिए, जो लास्ट के तरफ सम्स होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप ओवरऑल मिला के KO निकाल दें, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा, ये हमारे कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन रहने वाला है। पूरा 5 नंबर 14 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेंगे 7 मार्क्स के, और वो पूरा कैपिटल बजटिंग से ही रहेगा। NPV निकालना है 5A में, कुछ भी पूछ सकता है। NPV निकालने के लिए पूछ सकता है, PI पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बट ये हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कैपिटल बजटिंग का ही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा वर्किंग कैपिटल का है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6A जो है उसमें हमेशा हमसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6B जो है उसमें कई बार रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, कुछ भी पूछ सकता है। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर जो है वो आपका कॉस्ट का मटेरियल कॉस्टिंग है, तो इसमें EOQ का, स्टॉक लेवल्स का, EOQ एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स का क्वेश्चंस आता है। तो अगर आपने बाई चांस FM में नहीं पढ़ा है तो मेक श्योर कि इन मटेरियल कॉस्टिंग से आप उसका रिवीजन कर लें। तो देखिए, एक बार इन्वेंट्री है, फिर है कैश, फिर है इन्वेंट्री, फिर कैश की जगह रिसीवेबल्स आ गया, तो अब क्या आने वाला है पता नहीं है। ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, क्या पता वापस इन्वेंट्री आ जाए, या क्या पता कैश आ जाए, क्या पता पेएबल आ जाए। तो यहाँ पर आपको अगर अटेम्प्ट करना है तो सारे क्वेश्चंस, मतलब जो भी बचे हुए हैं वर्किंग कैपिटल के, वो सब बनाने पड़ेंगे। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। तो दिसंबर 23 में क्वेश्चन 7A में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से पूछा गया क्वेश्चन, बट उसके बाद हर टर्म में डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन आया है। तो हो सकता है इस बार डिविडेंड डिसीजन आए, हो सकता है नहीं भी आए। ज़्यादातर चांस डिविडेंड डिसीजन के हैं, क्योंकि 3 बार कंसेक्यूटिव पूछा गया है और तीनों बार अलग अलग मॉडल है, गॉर्डन, MM और वॉल्टर। तो खत्म हो गया तीनों, अब बचा क्या? अब क्या पता लिंटनर मॉडल एक होता है वो पूछ ले, या फिर वापस बैक टू पेविलियन आ जाए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। तो उसके सम्स को भी प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7B हर साल लेवरेज का क्वेश्चन रहता है। लेवरेज, अगेन लेवरेज, फिर से लेवरेज, फिर से लेवरेज, और क्या निकालना है भाई? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, हर बार वही पूछता है। अब क्वेश्चन नंबर 8A और 8B ये हमारा DA का क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप DA नहीं पढ़ के जाओ, तो आप इस क्वेश्चन 8 को ऑप्शनल में छोड़ सकते हो, लेकिन एक जगह आप फंस जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 2B का जो सेकंड पार्ट है, जो 2B है, वो हमारा DA का क्वेश्चन है। तो अगर आपने DA पूरा छोड़ दिया है तो फिर क्वेश्चन 2B आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन ये हो सकती है कि आप 2A को, वो भी थ्योरी है, तो आप छोड़ सकते हो, तो दोनों थ्योरी छूट जाएगा, बट फिर प्रैक्टिकल में आपका पूरा कमांड होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको एनी 5 करना है। तो आपके पास चॉइस में 2 ही क्वेश्चन छोड़ने का है। तो 2 क्वेश्चन में आप अगर 2 और 8 को छोड़ देते हैं तो बाकी सब तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसा भी होता है कि आउट ऑफ ऑल 5 3 4 5 6 7 जो है ना, 3 4 5 6 7 5 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन बहुत टेक्निकल आ गया। अब वो कहाँ पे वो बैठा हुआ होगा आपको पता नहीं है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसा लग रहा है जैसे कैपिटल बजटिंग में उतना कमांड नहीं है, या वर्किंग कैपिटल में उतना कमांड नहीं है, या आपका फंड फ्लो कॉमन साइज में उतना कमांड नहीं है, जस्ट इन केस आपका जिसमें भी कमांड नहीं है, तो उसका बैकअप आपका थ्योरी है। तो एक DA का थ्योरी है, इसका भी पूरा मैराथन यूट्यूब में अपलोडेड है, और दूसरा ये FM का थ्योरी है, इसका भी पूरा मैराथन यूट्यूब में अपलोडेड है। अगर आप वो मैराथन देख लोगे तो आपका ये क्वेश्चन सेफगार्ड हो जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिकल में 100% कॉन्फिडेंट हो तो फिर आप 3 4 5 6 7 करके आना, 2 और 8 को गोली मार देना, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो भी चैप्टर चुन रहे हैं, आप उसका जितना भी सवाल इंस्टीट्यूट मैट में है प्लस जितना भी सवाल पास पेपर्स में, वो ज़रूर बना के जाएंगे। ये होप नहीं रखिएगा कि सब चीज़ रिपीट होने वाला है, बट ये होप रखिएगा कि आपको उससे जो भी पूछा जाए वो आप कर पाए, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड एनालिसिस फॉर FM, एंड आई होप आप अपना स्ट्रैटेजी ऑफ टॉप 5 क्वेश्चंस बना पाएँ।
मैं क्या उम्मीद करूँगा कि आप अपना टॉप 5 चुन लें। ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी को नेग्लेक्ट करें, थ्योरी को भी अपना टॉप 5 में बना सकते हैं। और अभी से एक सीक्वेंस बना लें कि अगर एग्ज़ाम पेपर ऐसा ही कुछ आया तो सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्या रहेगा। मान लीजिए पहला आप बोल रहे हैं कि मैं वर्किंग कैपिटल का करूँगा, है ना, दूसरा आप बोल रहे हैं कि डेटा एनालिटिक्स का करूँगा, तो आप अपना अभी से सीक्वेंस बना लें कि एग्ज़ाम हॉल में आपको अगर सेम पैटर्न दिख गया तो यू विल कंटिन्यू द सीक्वेंस। बट एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये सब वीडियोस इंस्टीट्यूट भी कई बार देख रहा होता है। तो ऐसा हुआ CMA फाइनल में SPMBB में एक बार कि सब कोई प्रिपेयर करके चला गया ऐसे, क्योंकि बहुत ऑब्वियस लग रहा था, तो बस नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरा घुमा दिया। तो अगर ऐसा हो जाए तो गिव अप नहीं कर देना है। तो वो घुमा दिया मतलब क्या होता है ना कि आपका स्ट्रेटजी के साथ खिलवाड़ कर दिया, तो आपको थोड़ा सा काम रह के जो पहला 15 मिनट है उसमें बैठ गए ना, पर थिंक करना है कि क्या सीक्वेंस में अटेम्प्ट करोगे। अल्टीमेटली देखो चैप्टर्स तो चेंज नहीं होने वाले हैं ना, तो बस सीक्वेंस ही घुमा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। बट एनीवे आप बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों प्रिपेयर होके जाएंगे। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, ये कॉपी हो गया उसके हिसाब से, और वर्स्ट सिनेरियो क्या है, अगर जंबल हो गया तो 15 मिनट बैठ के पहले डिसीजन लेंगे और अल्टीमेटली चैप्टर्स तो यही रहेंगे। फिर आपको इसलिए मैं सजेस्ट क्या करता हूँ, कभी भी अपना टॉप 5 का स्ट्रेटजी मत बनाओ, ये ना बहुत रिस्की है। हमेशा टॉप 6 का स्ट्रेटजी बनाओ। एक क्वेश्चन ऑप्शन में निकालने का सोच सकते हो, बट पहले से ही प्रिपेयर होके जाओगे 2 क्वेश्चन निकालने का तो रिस्क बढ़ जाएगा। तो टॉप 6 इज़ मोर प्रेफर्ड देन टॉप 5। तो आप मे बी हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ने वाले हो, ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन को करके जाना ही है, ऐसा सोच के जाओ जिससे कि एक क्वेश्चन बीच में कोई गड़बड़ कर दिया, कॉम्बिनेशन हिला दिया, या कोई ऐसा ही आ गया जो आपको क्लिक ही नहीं कर रहा है एग्जाम हॉल में, तो भी आप बच जाओगे। तो टॉप 5 इज टू बी अटेम्प्टेड बट प्रिपेयर फॉर टॉप 6, राइट। तो ये आपको करना है, और ये जब आपको वीडियो पूरा देखना हो जाए तब ये डाउनलोड करके कलर प्रिंट आउट करा लीजिएगा और फिर बैठ के वापस अपना सीक्वेंस बनाइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट OMSM में भी आ जाइए। OMSM का भी आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करिए, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं, नहीं करिए। OMSM में तो जून 23 को नहीं कंसिडर करते हैं, दिसंबर 23 से बात करते हैं। चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन टू OM आया, फिर जून 24 में अगेन इंट्रोडक्शन टू OM आया, ओके। दिसंबर 24 में फिर से इंट्रोडक्शन टू OM आया, ओके। जून 25 में 1, 2, 3 क्वेश्चन आ गए इंट्रोडक्शन टू OM से। तो ये तो पक्का है भैया कि इंट्रोडक्शन टू OM से एक क्वेश्चन तो आना ही है, एकदम मिनिमम है, हर टर्म में एक क्वेश्चन आ रहा है। यस। फिर फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट से, फैसिलिटी लेआउट पे पूछा गया दिसंबर 23 में, जून 24 में नहीं पूछा गया, दिसंबर 24 में अगेन पूछा गया, जून 25 में फिर से पूछा गया। तो मतलब फैसिलिटी लोकेशन से भी चांस बहुत ज़्यादा है कि एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है, ओके। डिजाइनिंग एंड ऑपरेशंस, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम्स एंड कंट्रोल से एक क्वेश्चन आया दिसंबर 23 में। फिर जून 24 में अगेन एक क्वेश्चन आया। बाय द वे सब थ्योरी है। दिसंबर 24 में भी एक क्वेश्चन आया। हाँ। और जून 25 में नहीं आया। तो 3 टर्म में तो आया, तो चांसेस यहाँ पर भी है कि एक क्वेश्चन तो आ सकता है, क्योंकि 3 टर्म में आ सकता है। फिर LPP से सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट से हर टर्म में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्या क्वेश्चन पूछता है वो? ISO के ऊपर। ISO का सारा नंबर याद करके जाना है आपको। हर टर्म में देखिए ISO का नंबर पूछने का एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आपको ISO का नंबर याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा ही, चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाथ में लिख के भी ले जा सकते हैं। फिर देखिए डिजिटल स्ट्रैटेजी, एक क्वेश्चन। जून 24 में 2 क्वेश्चन। दिसंबर 24 में अगेन 2 क्वेश्चन। फिर 2। जून 25 में अगेन 2 क्वेश्चन। तो डिजिटल स्ट्रैटेजी से एक है, वो डिजाइन थिंकिंग है। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, और हर टर्म में ज़्यादातर 2 क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो हमारा डिजिटल स्ट्रैटेजी से भी बनना है। तो ये SM का पार्ट है, ठीक है। फिर
फिर इंट्रोडक्शन टू एसएम पे चलते हैं। उससे भी एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू एसएम से पूछा गया। जून 24 में अगेन इंट्रोडक्शन टू एसएम से 2 क्वेश्चन पूछे गए। फिर इंट्रोडक्शन टू एसएम फिर से अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर जून 25 में अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इंट्रोडक्शन टू एसएम से भी हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो पता चल गया कि इंट्रोडक्शन टू एसएम से एक क्वेश्चन आना है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, देखिए दिसंबर 23 में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया। फिर जून 24 में अगेन एक क्वेश्चन आया। दिसंबर 24 में एक क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। थोड़ा इसका कलर हम लोग को ठीक करना पड़ेगा वापस। जून 25 में एक क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया। तो ऑलमोस्ट हर टर्म में 2 क्वेश्चन आ रहा है, किसी किसी टर्म में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो यहां से भी आना ही है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से। अब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की अगर बात करें, दिसंबर 23 से, दिसंबर 23 में नहीं पूछा गया। जून 24 में भी नहीं पूछा गया। दिसंबर 24 पे यहां पर एक क्वेश्चन आया। जून 25 में भी एक क्वेश्चन आया। तो लास्ट 2 टर्म से एक एक क्वेश्चन इस पे आ रहा है, तो हो सकता है कि अगेन इस पे एक क्वेश्चन आ जाए। तो ये थोड़ा मतलब अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है, बट एनीवे इंट्रोडक्शन टू ओएम का एक क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू एसएम का एक क्वेश्चन है, डिजिटल स्ट्रेटजी का 2 क्वेश्चन है। मतलब ये ऑब्वियस दिख रहा है। फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट का एक क्वेश्चन, लोकेशन लेआउट का एक क्वेश्चन दिख ही रहा है, और आपका ये आईएसओ वाला क्वेश्चन दिख ही रहा है। तो आप देखो कौन कौन सा एकदम ऑब्वियस है, तो उसका जो भी क्वेश्चंस है और या उसका जितना भी नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, ओएम का भी और एसएम का भी पूरा एमसीक्यू बैंक जितना भी आज तक इंस्टीट्यूट से पूछा गया है उसको भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे दे दिया गया है, और आप उसको इनकैश नहीं कर रहे हो। जैसे एफएम का किया वैसे ओएम का भी किया है, और वैसे राहिल भैया ने एमए का भी किया है, कॉस्ट का भी किया है। तो आपको बस क्या करना है, हिसाब से तो अपने से करके चेक करना चाहिए, बट अगर टाइम नहीं है तो आप बस वो वीडियो चलाकर सुनोगे ना तो भी आपका प्रिपरेशन होगा, राइट। तो पॉइंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ये तो आता ही है, इंट्रोडक्शन टू एसएम का कोई ना कोई आता है, इंट्रोडक्शन टू ओएम का आता है। तो इसमें क्या हमने बनाया ये एक बार आप बताइए। इंट्रोडक्शन टू ओएम से एक क्वेश्चन आना है, फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट से एक क्वेश्चन आना है, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आना है, मेंटेनेंस से एक आना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से एक आना है, ईओक्यू कुछ भी पूछ सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक ध्यान देना, एक जेड वैल्यू वाला जो ईओक्यूज वगैरह आपने पढ़े थे जो कि इसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उसका एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ रहा है। तो ये मतलब साधारण ईओक्यू वाला नहीं है, ठीक है, वो यूनिक ईओक्यूज है जो इसी सब्जेक्ट में पढ़े थे, उसका भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ रहे हैं। फिर डिजिटल स्ट्रैटेजी पे 2, ऑपरेशन प्लानिंग पे 2 क्वेश्चन। देखिए पिछले टर्म में 3 क्वेश्चन आ गए, तो चांसेस है कि इस टर्म में 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट हमारा लगता है 2 बार आ गया है, इसके जगह हम लिख सकते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस से हर टर्म में पूछा जा रहा है। फिर डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम से एक क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन, और इंट्रोडक्शन टू एसएम से एक क्वेश्चन। तो इन सब चैप्टर्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो इससे ये समझने का चीज़ है कि जैसे अगर आप दैट दें तो हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ज़्यादा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक जगह से 2-2 क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो दैट मीन्स जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उसको अच्छे से करने हैं, और सबका आपको थ्योरी पार्ट मैराथन के वीडियो के माध्यम से कवर करना ज़रूरी है। इसको इग्नोर करोगे तो फंस जाओगे। मतलब अगर अपने से आंसर करके देखना चाहते हो या फिर एमसीक्यू वीडियोस कवर करोगे तो उससे जो सर आंसर बता रहे हैं वो आंसर ग्रैब करके याद करके आप समझ के कर सकते हो तो और भी अच्छा है। तो आगे आते हैं ओएम एसएम का जो फर्दर एनालिसिस है वो भी देखो। ये सब एनालिसिस वैसे हमने यूट्यूब पे पहले भी डाल दिया था, एक वीडियो था ओएम एसएम सीक्रेट रोड मैप। बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था, उसके कंटेंट को मैंने गाइड किया था कि इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट का बना सकते हो।
और आपको बोला था यहाँ पर कि कैसे चैट जीपीटी के माध्यम से हमने कंक्लूजन निकाले थे, बट खैर अभी वो समय नहीं है अपने पास, तो अपने यहाँ पर आ जाते हैं, इसको देखते हैं कलर कोडिंग को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2A इज़ पूरा ग्रीन, मीन्स ये पूरा थ्योरी है इंट्रोडक्शन टू OM के बारे में। तो जो इनिशियल चैप्टर है उससे, बट पहला वाला रीसेंट ट्रेंड है, दूसरा वाला देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स है, मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शंस है, तीसरा वाला अलग चैप्टर से आ गया तो उस पर नहीं जा रहे एक बार, फिर ये आ गया डिसीजन एरियाज अंडर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो हर बार कुछ अलग आया है, तो इस बार आप ये रिपीट उम्मीद ना करके ये उम्मीद करिए कि जो बचा हुआ है वो कुछ आएगा। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है वो तो आपको देख के समझ में आ गया कि ये आ चुका है, तो जो बचा है उसको अच्छे से करना है। फिर सेकंड देखो 2B जो है वो भी थ्योरी का ही क्वेश्चन है, 2A 2B पूरा थ्योरी आता है। तो वो डिज़ाइनिंग ऑफ ऑपरेशन सिस्टम एंड कंट्रोल्स है, जिसमें अगेन हर बार अलग अलग है। एक बार गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन का कैरेक्टरिस्टिक, एक बार स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग है, और इसमें अगर आप देखें तो इसमें तो कुछ अलग चैप्टर का ही आ गया, मतलब वही जंबल कर दिया और उसमें टूल्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी आपसे पूछ लिया। तो ये नियम तो बना हुआ है कि इसी का पूछेंगे, बट कभी कभी इंस्टीट्यूट भी बोले ना कि जंबल कर देता है 1-2 क्वेश्चन। तो अगर जंबल हो जाए तो आप ये मत सोचना आपके साथ बुरा हुआ है, तो समझ लेना कि ये होता है, ठीक है। तो आपको अपना तैयारी वैसे ही करना है। आप ये पढ़ के जाओगे एग्जैक्ट और यही आएगा ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा बहुत रेडीनेस रखना पड़ेगा। तो थ्योरी पढ़ोगे तो पूरा थ्योरी पढ़ोगे, ऐसा सोच के चलना है, ये नहीं कि इसी चैप्टर का पढ़ लिया और काम हो जाएगा। तो एनीवे 2A 2B जो है वो प्योर थ्योरी है, और इसके अलावा 6AB 7AB और 8AB पूरा थ्योरी है, लेकिन ये तीनों SM का है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे कि SM नहीं करे खाली OM कर ले, तो यहाँ अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं होगा। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 3 4 5 3 ही अटेम्प्ट होगा, 2 अटेम्प्ट ही नहीं होगा। तो आप ये जरूर सोच सकते हो कि मैं OM का थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, बट SM का पूरा कर लूँगा, क्योंकि SM बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा लगता है, नो डाउट। तो SM पूरा कर लो तो OM का थ्योरी आप छोड़ सकते हो। और आपको ध्यान है ना, जैसा अभी ऊपर में बताया, स्ट्रेटजी बनानी है टॉप 6 की, टॉप 5 करना है वो अलग बात है, बट स्ट्रेटजी बनानी है टॉप 6 की। तो इसलिए 1 2 3 कवर हो गया यहाँ पर SM से, और 1 2 3 मान लो OM से कवर हो गया, बट उसमें से अब आपको जो बेस्ट 5 करना है वो कर लीजिए। इसको आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बट इसको इग्नोर करोगे तो ये ध्यान रखना कि इसका MCQ इग्नोर नहीं हो जाए। आप डिस्क्रिप्टिव वे में इग्नोर कर सकते हो, बट MCQ इग्नोर हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और बाकी जो है आप ये ध्यान देना, नॉर्मली 3A भी थ्योरी रहता है, 3A भी जो है ना वो थ्योरी रहता है। मतलब थ्योरी से 100% नहीं बच सकते आप, एक क्वेश्चन तो थ्योरी का लेके चलना पड़ेगा। 100% बचना चाहते हो तो फिर 2 और 3 दोनों छोड़ो। बट 3B तो ल्यूक्रेटिव क्वेश्चन होता है, जो फोरकास्टिंग का आता है, और वो बहुत इजी आता है। वो बस रिग्रेशन इक्वेशन बनाने वाला या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वाला अगर आप देखें, और इस बार आया था लास्ट टाइम नंबर ऑफ मशीन्स वाला, जो भी अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था। तो उसको करना है तो फिर एक 3A को ग्रैब करना पड़ेगा। और 3A में भी आप देखिए हर बार अलग अलग है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल है, दूसरी बार फंक्शंस इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल है, फिर क्या है ऑब्जेक्टिव्स आ गया, फिर क्या है, अरे ये तो रिपीट आ गया, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल ही आ गया। तो ये लकी हो गए हम, बट इसमें भी कुछ नया आने का संभावना हो सकता है। तो एनीवे आपको समझ में आ गया होगा कि 2A अगर थ्योरी वाला पूरा छोड़ दें तो 3A तो करके जाना ही पड़ेगा फिर, है ना। और आप 2 और 3 छोड़ के जाएंगे दोनों तो रिस्क बढ़ जाएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा होगा एग्जाम हॉल में, तो आप मेकअप नहीं कर पाएंगे। तो आइडिया ये है कि इतना थ्योरी मिनिमम पढ़ लेना है जिससे कि 3A कर पाएँ। और फिर 4A असाइनमेंट का एकदम इजी क्वेश्चन हर बार फिक्स्ड है। 4B क्यूइंग या सिमुलेशन से फिक्स्ड है और एकदम इजी क्वेश्चन है। ज़्यादातर सिमुलेशन आता है, क्यूइंग नहीं आता, बट आप सोच के जाएंगे कि इस बार मैं सिमुलेशन ही तैयार करूंगा, पता चला आपका में क्यूइंग आ गया, तो आपको दोनों करके जाना है, क्योंकि आप ऐसे ही थ्योरी के लिए ऑप्शन निकाल रहे हो। फिर रिप्लेसमेंट का भी एक कॉमन क्वेश्चन है, ग्रुप रिप्लेसमेंट का या इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का चूज़ करो, या फिर आप ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड बताओ। और आप देखोगे 2 बार तो सेम क्वेश्चन ही आ गया है इसमें, तो इसमें रिपीट
होने का चांस है, फिगर चेंज हो जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी जो क्वेश्चंस आ रहा है वो फ्लोट और पाथ वाला ही आ रहा है, बहुत समय से क्रैशिंग वाला नहीं आया है। आप सोचोगे कि इस बार भी अगर यही आएगा तो ठीक है, बट रिस्क को कम करने के लिए क्रैशिंग को प्रैक्टिस करके जाएं। और बाकी जैसे मैंने आपको बता दिया था 6, 7 और 8 पूरा SM का है। 6A आपका इंट्रोडक्शन टू SM से आ रहा है, और अगेन आप देखिए इसमें इश्यूज आया है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स आया है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव आया है। फिर डिजिटल स्ट्रैटेजी में देखिए डीमेरिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आया है, तो इधर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टाइप्स आया है, तो इधर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा है। हर बार अलग अलग आ रहा है, चैप्टर फिक्स्ड है बट टॉपिक नया नया है। तो आप अगर सोचोगे कि जो आ गया वो वही पढ़ ले, तो वो नहीं होता है। जो नहीं आया है वो ज़्यादा पढ़ना है, और जो आ गया उसका रिपीट होने का संभावना 20% 25% से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव आया, यहाँ पे पेस्टल आया, तो यहाँ पर स्टेप्स इन फॉर्मल स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस आ गया, तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन वैल्यू चेन आ गया। अब देख रहे हैं हर बार कुछ अलग आ रहा है। यहाँ पे जैसे ब्लॉक चेन आ गया, यहाँ पर फिर एलिमेंट्स ऑफ SM आ गया। तो जो नहीं आया है आपको उस पर भी फोकस करना है, ऐसा मैंने उस समय के वीडियो पे बताया था। फिर देखो यहाँ पर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन वैल्यू चेन जैसे पूछा, ये वाला एक बार रिपीट हो गया आगे जाकर भी। यहाँ पर फिर स्टेप्स टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आ गया, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, यहाँ पर फिर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आ गया। तो हर बार अलग अलग आ रहा है। आप सोचेंगे सेम चीज़ आ जाए, वही पढ़ लो, वही याद कर लो, आया हुआ है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए, मत करिएगा ऐसा। जो नहीं आया हुआ उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, जो आया हुआ उसको कम इंपॉर्टेंस दीजिए। फिर देखिए फॉर्मुलेशन में 9 डिज़ाइन टेस्ट आया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ ट्रांसलेशनल स्ट्रक्चर आ गया, फिर आपका डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन आ गया, और इधर देखिए गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर स्ट्रेटजी आ गया। हर बार अलग अलग आ रहा है। फिर फॉर्मुलेशन में देखिए एरियाज हैविंग एबिलिटी टू क्रिएट गोल कॉन्ग्रुएंस, फिर BPR आ गया, फिर आपका एरियाज ये रिपीट हो गया। चलो फिर यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर स्ट्रेटजी आ गया, तो गाइडलाइंस वाला रिपीट हुआ है। गाइडलाइंस वाला एक और कहाँ देखे हमने, यहाँ पर सर ये वो गाइडलाइंस वाला रिपीट हो गया, 23 में ये वाला फिर रिपीट हो गया। यहाँ पर होता है ना, कोई कोई चैप्टर में कोई रिपीट मार देता है, बट रिपीट हो गया इसका मतलब फिर से रिपीट होने वाला है, इसका संभावना कम है। हो गया तो अपना लक है, और उसको हल्के में प्रिपेयर कर लो, बट जो नहीं आया उसको अच्छे से ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। बट जो आया है वो रिपीट भी होता है, उसको कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं करना है। तो एनीवे आपको टॉप 6 की स्ट्रेटजी बनानी है। अब आप अपना बैठ के खुद का स्वॉट करो, सेल्फ स्वॉट नहीं करोगे तो आप और फंस जाओगे। स्वॉट माने क्या हुआ, आप इंस्टीट्यूट का मैट खोलो और उसमें जो डिटेल्ड कंटेंट्स हैं उसको रेफ़र करो, और उसमें देखो कि आपको जो ये ABC एनालिसिस सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से कौन कौन सा अच्छे से आता है, कौन कौन सा नहीं आता है। उसके हिसाब से अभी अपना टॉप 6 का स्ट्रेटजी अभी बनाओ। ये नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तब बनाएंगे, टॉप 6 स्ट्रेटजी बनाओ। और आपको ना ये स्ट्रेटजी को टेस्ट भी करना है। कैसे टेस्ट करेंगे आप, SJC में भी मॉक टेस्ट संग्राम चल रहा है। अगर आप इस मॉक टेस्ट संग्राम में पार्टिसिपेट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टॉप 6 स्ट्रेटजी वर्क किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो सरप्राइज़ आ गया, सरप्राइज़ आया तो आप सरप्राइज़ को कैसे मैनेज करोगे वो आपको फील आ जाएगा, मतलब रियल टाइम में आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप बाई चांस भी यहाँ नहीं आ पा रहे हो तो इंस्टीट्यूट का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको लेके टेस्ट कर लो, देखो क्या सरप्राइज़ आता है और कैसे आप उसको मैनेज कर पाते हो। ये तभी सक्सेस है जब प्रॉपर आप 3 आवर्स का एग्ज़ाम देकर अपने आप को टेस्ट करोगे। अगर आप सिर्फ खाली क्वेश्चन पेपर देखोगे और सिलेक्शन का टेस्ट करोगे तो हाथ नहीं खुलेगा। बहुत बार आपको लगता है कि अपने कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में होता नहीं। तो यही है इस पूरे सीरीज़ में बताना ये था कि YouTube जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, चाहे आप हमारे से पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो। यहाँ पर हम लोग बहुत सारा चीज़ डालते ही रहते हैं। अभी हाल में अभी कॉस्ट के लिए अगर आप ग्रुप 1 भी बाई चांस दे रहे हैं तो हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन डाल रहे हैं जिसमें CA के पूछे हुए क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका कुछ नया क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आना भी है उस पर्टिकुलर चैप्टर से तो कहाँ से डालता है वो, CMA में उठाता है CA से, तो CA का भी आप कर लेंगे तो आपका हाथ खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। तो ये भी राहिल भैया बहुत मेहनत करके बना रहे आप लोग के लिए। तो आई होप आप इन सारे वीडियोस को देखेंगे। और अभी आपका जैसे ही सिलेबस ख़त्म हो जाए, पहले आप एक बार सिलेबस ख़त्म करो, फिर आप सेकंड लेवल पे ये स्ट्रेटजी बनाओ टॉप 6 क्वेश्चंस का,
और फिर स्ट्रेटजी को टेस्ट करो थ्रू मॉक टेस्ट, एंड देन MCQs वगैरह पे और थ्योरी वगैरह पे काम करो। तो सीक्वेंस क्या हुआ एक बार फिर से लास्ट में रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया कि नहीं वो देख लीजिए। आई होप बाय दिस टाइम आपका हो गया होगा। पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए हर चैप्टर का। अभी राइट नाउ अगर आपको लगता है ऐसा कोई चैप्टर है जिसका आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है बट वो आपके इस स्ट्रैटेजी में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी उस पर टाइम निकालना है। सेकंड नंबर क्या है, आप अपना टॉप 6 क्वेश्चंस का स्ट्रैटेजी बना लो, जैसा हमने आपको एक्सप्लेन किया। ऐसे हर सब्जेक्ट का कर लो, जो जो हम लोग करवा दे रहे हैं वो ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का भी खुद से कर लो। और तीसरा नंबर क्या करो, आप इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए आप इन जो भी क्वेश्चंस है उसका रिवीजन वीडियोस देख लो यूट्यूब में। रिवीजन वीडियोस देखने के बाद आप अपना मॉक टेस्ट को लेकर सीरियस हो जाओ और देखो कि ये पढ़ के हम यहाँ पर अप्लाई कर पाए कि नहीं कर पाए। और मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपना MCQ और थ्योरी का भी जो वीडियोस है वो भी देख लो, थ्योरी वीडियोस, क्योंकि आपके स्ट्रेटजी में थ्योरी भी कई बार इंक्लूडेड है। तो सबके वीडियोस यूट्यूब में डाले हुए हमारे, आप उसको रेफ़र करो और उससे बस सब पास हो जाओ और जल्दी से पास होकर फाइनल में आ जाओ। बस हम यही आपके लिए मनोकामना रखते हैं। और भी वीडियोस भी यूट्यूब में आते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा और जो भी आ रहे हैं उसको फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून।